हाँ, तो बच्चों जैसा कि हम लोग थर्ड यूनिट अपना पढ़ रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क। हम लोग अभी तक फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट, ये 2 यूनिट पढ़ चुके हैं पूरी तरीके से। और आपने ये देखा होगा कि हमने ये जो यूनिट जो हम ये 2 यूनिट पढ़ चुके हैं, ये ओएसआई लेयर के ऊपर ही बेस्ड है। यानी कि फर्स्ट यूनिट में मैंने आपको एक ओएसआई मॉडल बताया था, यानी ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। कहीं न कहीं डाटा उन्हीं मॉडल को फॉलो करता हुआ यूजर तक पहुंचता है। नंबर ऑफ 7 लेयर थी ओएसआई मॉडल में। पहली आपकी फिजिकल लेयर, दूसरी आपकी डाटा लिंक लेयर, तीसरी आपकी नेटवर्क लेयर, चौथी आपकी प्रेजेंटेशन लेयर, पांचवी आपकी सॉरी चौथी आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर, पांचवी आपकी सेशन लेयर, छठी आपकी प्रेजेंटेशन लेयर और सेवेंथ है जो आपकी एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर वो लेयर है जहां पे यूजर सिस्टम के साथ इंटरैक्ट करता है और उसको जो भी ऑपरेशन डाटा के साथ परफॉर्म करना होता है, वो एप्लीकेशन लेयर पे उसको परफॉर्म करता है। और बाकी की नीचे की जितनी भी लेयर्स हैं, उनका काम क्या है कि डाटा को एप्लीकेशन लेयर तक उसके फॉर्म में पहुंचाना। तो ये जो 7 लेयर थी, हमारी जो पांचों यूनिट है, वो इन्हीं 7 लेयर के ऊपर बेस्ड है। यानी कि जैसे कि हम लोगों ने जब फर्स्ट यूनिट पढ़ा, तो फर्स्ट यूनिट में हमने देखा कि किस तरीके से जो फर्स्ट यूनिट थी वो हमारी फिजिकल लेयर के ऊपर बेस्ड थी। फिजिकल लेयर पे के ऊपर बेस्ड होने का मतलब क्या था कि आपने देखा कि किस तरीके से हमने वहां पे ये देखा कि कैसे कैसे नंबर ऑफ कौन कौन सी नंबर ऑफ डिवाइसेस हैं जो कि यूज की जाती हैं नेटवर्किंग को इंस्टॉल करने के लिए। जैसे कि हमने राउटर के बारे में देखा, स्विचेस के बारे में देखा, मॉडेम के बारे में देखा और हब के बारे में देखा, और ऐसे ही गेटवे डिवाइसेस हैं। तो ऐसे और सारी डिवाइसेस जो कि नेटवर्किंग को इंस्टॉल करने के लिए यूज होती हैं, हमने अपनी फर्स्ट यूनिट में देखा। साथ में हमने ये भी देखा कि इन नेटवर्क डिवाइसेस को कैसे आपस में इंटरकनेक्टेड किया जाता है। और इंटरकनेक्टेड करने के लिए दो मीडियम का यूज होता है। एक आपका गाइडेड मीडियम और दूसरा आपका अनगाइडेड मीडियम। अगर हम बात करें गाइडेड मीडियम की, तो गाइडेड मीडियम आपका वो मीडियम है जिसमें हमें मीडियम दिखाई देता है, यानी कि वायर्ड मीडियम, जिसमें हमें ये पता चलता है कि कैसे किस केबल के थ्रू कौन सा हमारा कंप्यूटर आपस में इंटरकनेक्टेड है। ये जो है, ये जो मीडियम है, ये आपका गाइडेड मीडियम है। और अगर वहीं पे अगर हमें मीडियम दिखाई ना दे कि कौन सा मीडियम मतलब कि कैसे कहाँ किस तरीके से वो इंटरकनेक्टेड है, तो वो हमारा अनगाइडेड मीडियम होता था, जिसको हम वायरलेस मीडियम कहते थे। और इसके अलावा हमने ये भी देखा कि किस तरीके से डाटा हमारा फिजिकल लेयर में बिट के फॉर्म में होता है। चूंकि ये डिवाइस हमारी जो पहली यूनिट थी, वो बेस्ड थी फिजिकल लेयर के ऊपर। इसलिए फिजिकली हमें पता है कि फिजिकल लेयर में डाटा किस तरीके से इंटरकनेक्टेड होते हैं, सॉरी, डिवाइसेस को प्रॉपर तरीके से इंटरकनेक्टेड हैं कि नहीं है, ये सारी चीजों को हम देखते हैं। इसलिए इस यूनिट में मोस्टली हार्डवेयर पार्ट के बारे में बताया गया कि कैसे कौन कौन सी डिवाइसेस यूज कर रहे हैं और कैसे हम उनको इंटरकनेक्ट करके कम्युनिकेशन को पॉसिबल बना रहे हैं। वहीं अगर हम सेकेंड यूनिट की बात करें, तो सेकेंड यूनिट में बच्चों हमने देखा था कि दो तरीके के आपके, अब जैसे अगर डाटा लिंक लेयर की बात करें, तो इस डाटा लिंक लेयर में दो सब लेयर काम करती थी। एक आपका एलएलसी था और दूसरा आपका मैक था। ये दो लेयर जो है, ये मिलके डाटा लिंक लेयर को परफॉर्म करती थी। जिसमें एलएलसी का काम क्या था? एलएलसी का हमारा फुल फॉर्म था लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर। और लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर का हमारा काम क्या था? फ्लो को मैनेज करना, यानी फ्लो को कंट्रोल करना, एरर को हैंडल करना या कंट्रोल करना, और जो डाटा हमारा बिट के फॉर्म में फिजिकल लेयर पे है, उसको फ्रेम के फॉर्म में कन्वर्ट करना। ठीक है? तो एलएलसी फ्लो को कंट्रोल करने का मतलब मैंने आपको बताया था कि कोई अगर फास्ट सेंडर है तो वो स्लो रिसीवर को ड्रॉन ना करे, उसके लिए हम फ्लो कंट्रोल का यूज करते हैं। एरर कंट्रोल में मैंने आपको बताया था कि उसमें दो कॉन्सेप्ट आते हैं, एक आपका एरर को डिटेक्ट करने का और एक आपको एरर को करेक्ट करने का। एरर को डिटेक्ट करने की बात करें तो हमने पैरिटी चेक
चेकसम और सीआरसी कोड के बारे में देखा, और एरर को करेक्ट करने की बात आई तो हमने हैमिंग कोड, 6 बिट हैमिंग कोड के बारे में देखा। वहीं पे दोस्तों ये एलएलसी का काम तो ये सारी चीजें हैं, फ्लो को कंट्रोल करना, एरर कंट्रोल करना और बिट को फ्रेम के फॉर्म में कन्वर्ट करना। लेकिन वहीं अगर मैक की बात करें तो जैसा कि इसका नाम है मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर, तो मैं आपको बता दूं, हम कोई भी हार्डवेयर डिवाइस खरीदते हैं तो उसका एक मैक एड्रेस होता है। यानी वो एक मैक एड्रेस जब डिवाइस मैन्युफैक्चर की जाती है उसी समय उस पर इनबिल्ट किया जाता है, और जितनी भी डिवाइसेस होती है उन सबका मैक एड्रेस डिफरेंट होता है। ठीक है, तो मीडिया एक्सेस कंट्रोल क्या करता है कि पर्टिकुलर मैक एड्रेस के थ्रू वो उस डिवाइस को ये अलाउ करता है कि वो पर्टिकुलर किसी भी लैन में या किसी भी नेटवर्क में डाटा को सेंड कर सके या रिसीव कर सके। तो ये तो हमारी सेकेंड यूनिट तक थी। उसके बाद से दोस्तों अभी प्रेजेंट टाइम में चूंकि हम थर्ड यूनिट पे चल रहे हैं, थर्ड यूनिट में हमने बहुत सारी चीजें देखी कि राउटिंग क्या होती है, कैसे डायनेमिक राउटिंग या डिफॉल्ट राउटिंग या फिर कहें स्टैटिक राउटिंग को हम कॉन्फ़िगर करते हैं। आपका राउटिंग जो है वो किस स्पेसिफिक डिवाइस से परफॉर्म की जाती है, राउटर से परफॉर्म की जाती है, ये मैंने आपको बताया था। नेटवर्क लेयर में हमारा पैकेट किस फॉर्म में होता है, सॉरी, हमारा डाटा किस फॉर्म में होता है, पैकेट के फॉर्म में होता है। जैसे ये भी एक क्वेश्चन बनता है अगर पूछा जाए फिजिकल लेयर पे डाटा किस फॉर्म में है, या फिर आपका डाटा लिंक लेयर में डाटा किस फॉर्म पे है, या फिर आपका नेटवर्क लेयर में डाटा किस फॉर्म पे है, तो हम वहाँ कह सकते हैं पैकेट के फॉर्म में नेटवर्क लेयर पे होता है, डाटा लिंक लेयर में आपके फ्रेम के फॉर्म में होता है, और फिजिकल लेयर में आपके बिट के फॉर्म में होता है। हमने अभी अपने प्रीवियस लेक्चर में कुछ प्रोटोकॉल के बारे में डिस्कस किया था नेटवर्क लेयर के, जिसमें से एक आपका आईपी प्रोटोकॉल था और टीसीपी प्रोटोकॉल था। तो आईपी प्रोटोकॉल के बारे में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसका काम है केवल मैसेज को डिलीवर करना रिसीवर तक, यानी रिसीवर तक मैसेज डिलीवर हुआ कि नहीं हुआ, ये काम आईपी प्रोटोकॉल का था। और टीसीपी प्रोटोकॉल का काम क्या था कि अगर एक मैसेज नंबर ऑफ 10 पैकेट्स में डिवाइड हो रहे हैं और हर पैकेट इंडिपेंडेंटली फ्री है पाथ को चूज करने के लिए, और सपोज कीजिए कि डेस्टिनेशन इन पे पहुंचने के बाद वो जो सीक्वेंस नंबर है वो रीअरेंज हो जा रहा है, तो उसको फिर से सही अरेंज करने का काम जो है वो आपका टीसीपी प्रोटोकॉल करता है, जिसको हम ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल कहते हैं। मैंने एआरपी के बारे में भी आप बताया था आपको, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। और एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल आपका क्या था कि एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल का जो मेन काम था वो मेन काम ये था कि किस तरीके से आईपी एड्रेस से मैक एड्रेस को आइडेंटिफाई किया जाता है। जैसे कहने का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ एक नेटवर्क के अंदर अगर हम देखें तो नंबर ऑफ नोड्स पहुंच जाते हैं, ठीक है ना, तो केवल आईपी एड्रेस से ही हम सिस्टम को फाइंड करें, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि अलग अलग लैन में एक आईपी अलग अलग लैन में यूज की जा सकती है सेम आईपी। जैसे कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर एक लैन है, ये भी आपका एक लैन है, या ये भी आपका एक अलग लैन है, ठीक है ना, तो अगर हम यहाँ पे 192.168.0.1 की आईपी ऐड कर रहे हैं, तो अब इस लैन के अंदर दूसरे किसी भी सिस्टम को हम ये आईपी नहीं दे सकते, लेकिन इस लैन में दे सकते हैं, इस लैन में दे सकते हैं। लेकिन चूंकि हमें पता है कि डिवाइसेस का जो मैक एड्रेस है वो तो सबका एकदम डिफरेंट है, वो किसी भी लैन में हो, हर डिवाइस का मैक एड्रेस आपका डिफरेंट होता है। तो उस केस में आपका क्या होगा कि जैसे ही एक हम एआरपी फॉर्मेट फ्रेम को पहले हम सेंड करते हैं, ठीक है ना, तो एआरपी फ्रेम जो है जब वो जाता है पर्टिकुलर लैन में, और जिस भी कंप्यूटर का आईपी एड्रेस या टारगेट मशीन का एड्रेस मैच करता है उस एआरपी फ्रेम के टारगेट एड्रेस टारगेट आईपी एड्रेस से, तो वो क्या करता है कि उस फ्रेम को कैच करता है और उस फ्रेम के अंदर अपना मैक एड्रेस डाल के दोबारा से सेंडर के पास सेंड कर देता है। अब जब सेंडर को पर्टिकुलर नोड का आईपी एड्रेस और आपका मैक एड्रेस दोनों चीजें मिल जाती हैं, तो फिर सेंडर जो है वो पैकेट को सेंड करता है ताकि सही नोड में आपका डाटा जा सके। ठीक है, ये तीन प्रोटोकॉल तो थे, लेकिन उसके अलावा जो हमने एक और प्रोटोकॉल देखा था वो हमारा आईसीएमपी है, जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे अपने लास्ट लेक्चर में भी। आईसीएमपी का जो हमारा फुल फॉर्म है वो है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल।
ठीक है ना, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। मैंने आपको बताया था कि इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल जो है वो आईपी को ही का ही एडवांस वर्जन कह लीजिए। क्यों? क्योंकि आईपी में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से हम हमें आईसीएमपी को डिजाइन करना पड़ा। यानी आईपी का काम तो है पैकेट को डिलीवर करना, और वो बखूबी पैकेट को डिलीवर करता भी था डेस्टिनेशन तक, या सॉरी करता भी है डेस्टिनेशन तक। लेकिन आईपी के अंदर जो कुछ प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम क्या थी कि वो एरर की रिपोर्टिंग नहीं करता था, या फिर क्वेरी के लिए कोई भी मैकेनिज्म आपका आईपी के अंदर नहीं था। जैसे देखिए यहाँ पे इसीलिए लिखा हुआ है कि आईसीएमपी इज डिजाइन टू ओवरकम द फॉलोइंग टू प्रॉब्लम विथ आईपी प्रोटोकॉल। यानी कि अगर राउटर में कंजेशन है जिसकी वजह से पैकेट लॉस हो गया, या फिर किसी और प्रॉब्लम की वजह से पैकेट लॉस हो गया, तो उस केस में हमारा हमें आईपी जो है वो सोर्स को कोई भी मैसेज नहीं जनरेट करता था, लेकिन जिससे कि एक प्रॉब्लम क्रिएट होती थी कि सेंडर को ये समझ में नहीं आता था कि हमारा पैकेट लॉस हुआ तो क्यों हुआ। दूसरा, लैक ऑफ क्वेरी मैकेनिज्म, यानी क्वेरी करने के लिए भी कोई ऑप्शन आपका आईपी में नहीं था। तो इन दोनों को मैनेज करने के लिए हमने आईसीएमपी को डिजाइन किया। ठीक है, इन दोनों को मैनेज करने के लिए हम लोगों ने आईसीएमपी को डिजाइन किया था। अब जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आईसीएमपी में, अगर नेटवर्क लेयर में आईसीएमपी की पोजीशन को देखा जाए, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आईसीएमपी की पोजीशन जो है वो नेटवर्क लेयर में सबसे टॉप पे है। ठीक है ना, उसके बाद से आईपी है, देन उसके बाद से एआरपी है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आईसीएमपी में, चूंकि ऑब्जेक्टिव टाइप का ही आपका क्वेश्चन आंसर होगा, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आईसीएमपी की पोजीशन नेटवर्क लेयर में कहाँ पे होती है। तो आप कह सकते हैं कि सबसे टॉप पे जो है वो आईसीएमपी की पोजीशन नेटवर्क लेयर में होती है। ठीक है, उसके बाद से एक चीज और बताई थी कि जो आईसीएमपी मैसेज जनरेट होता है वो डायरेक्ट डाटा लिंक लेयर में नहीं चला जाता, यानी लोअर लेयर में नहीं चला जाता। वो सबसे पहले इनकैप्सुलेट होता है आईपी डाटाग्राम में, देन उसके बाद से फिर वो नीचे डाटा लिंक लेयर में जाता है। ठीक है, तो ये भी चीज याद रखिएगा, और इस फिगर को भी याद रखिएगा। जरूरत पड़ने पे आपको ये बनाना पड़ेगा और ये लाइन लिखनी पड़ेगी कि आईसीएमपी मैसेज आर नॉट डायरेक्टली पास to the data link layer. Instead, the messages are first encapsulated inside IP datagram before going to the lower layer. ठीक है, आईसीएमपी मैसेजेस दो टाइप के होते हैं, एक आपका एरर रिपोर्टिंग के लिए और एक आपका क्वेरी मैकेनिज्म के लिए। ये भी हमने डिस्कस किया था। एरर रिपोर्टिंग का मतलब क्या है कि प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम हो रहा है उस प्रॉब्लम को होस्ट तक पहुंचाना, बताना कि इस ये प्रॉब्लम है जिसकी वजह से पैकेट आपका कह सकें कि डिस्कार्ड हो गया। और क्वेरी मैकेनिज्म का में क्या है कि ये मशीन के साथ कम्युनिकेशन स्टेब्लिश करने के लिए यूज किया जाता है। आईसीएमपी का ये फॉर्मेट है जिसमें टाइप है, कोड है, चेकसम है, लिस्ट ऑफ द हेडर है, डाटा सेक्शन है। अगर टाइप की बात करें तो किस टाइप का मैसेज है, यानी कि एरर कंट्रोल मैसेज, एरर मैसेज है, या फिर क्वेरी मैसेज है। कोड है कि किस रीजन की वजह से ये भेजा गया है। चेकसम मैंने आपको पहले भी बताया है कि चेकसम का काम क्या है, एरर को डिटेक्ट करना। लिस्ट ऑफ द हेडर का मतलब क्या है कि किस टाइप का, जैसे अगर एरर मैसेज है तो उसका हेडर अलग टाइप का होगा। अगर आपका ये कहें कि क्वेरी मैसेज है तो उसका हेडर अलग टाइप का होगा, और डाटा सेक्शन में उससे रिलेटेड डाटा होगा। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया था। कल हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो ये डिस्कस किया था दोस्तों कि एरर रिपोर्टिंग मैसेजेस कौन कौन से होते हैं, कितने टाइप के आपके एरर रिपोर्टिंग के मैसेजेस होते हैं। जिसमें हमने देखा था कि लिखा 5 टाइप के एरर रिपोर्टिंग मैसेजेस होते हैं, 5 टाइप के, जो कि आईसीएमपी जनरेट करता है किसको, सोर्स को। अब एक चीज यहाँ पे और ध्यान देने वाली है, जो कि इसको भी ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जा सकता है कि क्या आईसीएमपी एरर को करेक्ट कर सकता है या डिटेक्ट कर सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। आईसीएमपी का केवल और केवल इतना काम है कि अगर कहीं भी रूट में डेस्टिनेशन तक पहुंचने से पहले या डेस्टिनेशन तक पहुंचने के बाद पैकेट लॉस हो जाता है, तो वो केवल उसकी रिपोर्ट जो है वो सोर्स को देता है। ठीक है, जैसा कि देखें यहाँ पे लिखा हुआ है कि आईसीएमपी डज नॉट करेक्ट एरर्स, यानी ये एरर को करेक्ट नहीं करता है, केवल ये सोर्स को रिपोर्ट करता है कि हाँ पर्टिकुलर पैकेट में आपका एरर है।
ठीक है, एरर है या फिर ये कहें कि पर्टिकुलर पैकेट आपका डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचा। तो ये इसकी रिपोर्ट करने का काम आईसीएमपी का है, लेकिन ये कहें कि वो एरर को कंट्रोल करेगा या एरर को रिमूव करेगा, तो ऐसा कोई भी काम आईसीएमपी नहीं करता। पहली चीज, ये 5 जो मैंने आपको एरर बताए थे, एरर कौन-कौन से मतलब एरर रिपोर्टिंग मैसेजेस जो है वो आईसीएमपी जनरेट करता है। मैं एक बार उसको थोड़ा-सा ओवरव्यू दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए। सबसे पहला है डेस्टिनेशन अनरीचेबल का मैसेज। डेस्टिनेशन अनरीचेबल का मैसेज किस केस में होता है? सपोज कीजिए अगर ए बी को मैसेज सेंड करना चाहता है और ए बी को मैसेज सेंड कर रहा है और उसके लिए उसने इस राउटर के पास डाटा को सेंड किया और इस राउटर के पास कोई पाथ नहीं है जिससे कि वो डेस्टिनेशन तक मैसेज को सेंड कर सकता है, तो उस केस में ये राउटर जो है वो ए को डेस्टिनेशन अनरीचेबल का मैसेज प्रोवाइड करेगा। यानी कि अगर राउटर के पास डेस्टिनेशन तक जाने का कोई भी पाथ नहीं है, तो वो सोर्स को इन्फॉर्म करेगा कि डेस्टिनेशन अनरीचेबल का एक मैसेज सेंड करेगा, जिससे कि सोर्स को ये पता चल जाएगा कि उस पर्टिकुलर राउटर के पास डेस्टिनेशन तक जाने का कोई भी पाथ नहीं है। ठीक है? सोर्स पिंच मैसेज, सोर्स पिंच मैसेज जैसा कि लिखा हुआ है कि द दिस मैसेज इन्फॉर्म द सोर्स दैट अ डाटाग्राम हैज बीन डिस्कार्डेड ड्यू टू कंजेशन। ठीक है ना? यानी कि एक ने बी को ए को बी को डाटा सेंड करना है और सपोज कीजिए कि यहाँ पे राउटर जो है वहाँ पे बहुत भारी कंजेशन है और कंजेशन की वजह से पैकेट को वो डिस्कार्ड कर दे रहा है। ये ऐसा नहीं है कि उसके पास पाथ नहीं है, अगर पाथ नहीं होता बी तक जाने का तो वो डेस्टिनेशन अनरीचेबल का मैसेज भेजता, लेकिन उसके पास पाथ है बी तक जाने का, लेकिन राउटर पे चूंकि इतना ज्यादा हैवी ट्रैफिक है कि वो एक और पैकेट को मैनेज नहीं कर सकता, इसलिए वो पैकेट को डिस्कार्ड कर दे रहा है। तो उसके लिए राउटर जो है वो सोर्स के पास एसक्यू का एक मैसेज टाइप करके भेजेगा, यानी सोर्स क्विंच का मैसेज, जिससे कि ये आइडेंटिफाई होगा सोर्स को कि ट्रैफिक या कंजेशन की वजह से पैकेट आपका लॉस हो गया। ठीक है? उसी तरीके से टाइम एक्सीडेड का मैसेज था तीसरा। टाइम एक्सीडेड के मैसेज में क्या था कि ये दो टाइप के थे, टाइप जीरो, सॉरी कोड जीरो और कोड वन। दो एक्सीडेड टाइम एक्सीडेड मैसेज थे। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि कोड जीरो का यूज तब करते हैं, यहाँ पे एक टीटीएल टाइम टू लीव का यूज होता है। टाइम टू लीव का मतलब क्या था कि अगर ए से बी तक मैसेज जाना है और सपोज कीजिए वो मैसेज इस तरीके से जा रहा है, ठीक है ना, तो हम पर्टिकुलर नोड को होप मान लेते हैं, यानी इसको 1 मान ले, 2 मान ले, 3 मान ले, 4 मान ले, और जैसे ही एक-एक नोड तक डाट पैकेट पहुंचता है, टाइमर अपोजिट डायरेक्शन में चलने लगता है। जैसे क्या यहाँ पहुंचा तो 4 से 3 हो गया, यहाँ पहुंचा 3 से 2 हो गया, यहाँ पहुंचा 2 से 1 हो गया, यहाँ पहुंचा तो 1 से 0 हो गया, और जैसे ही 0 होगा अगर मैसेज पहुंच गया तो ठीक है, नहीं तो मैसेज को वो डिस्कार्ड कर देगा। अब सपोज कीजिए कि यहाँ पे राउटर में प्रॉब्लम आ गई और राउटर उस पैकेट को R3 तक न सेंड करके उसने R2 को मैसेज सेंड, R1 को मैसेज सेंड कर दिया। अब R1 क्या करेगा, दोबारा से R2 को मैसेज सेंड करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, एक लूप बन जाएगा। और ऐसे अगर कोई टाइमर न चल रहा हो तो ये लूप कंटिन्यूअसली चलता रहेगा, लेकिन चूंकि टाइमर लगा हुआ है, जैसे टाइम टू लीव 0 होगा वैसे ही ये डिस्कार्ड हो जाएगा और ये R2 जो है ये ए के पास एक मैसेज जनरेट करेगा कोड जीरो का, और कोड जीरो मैसेज से सोर्स को ये पता चलेगा कि राउटर में प्रॉब्लम की वजह से उसका पैकेट जो है वो डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचा। वहीं पे बच्चों कोड वन था। कोड वन की अगर बात करें तो कोड वन में क्या था कि जैसे कि ए ने ए को बी को मैसेज सेंड करना है और बी जो है जो मैसेज है वो नंबर ऑफ 10 पैकेट्स में डिवाइड हो गया, या सपोज कीजिए नंबर ऑफ 5 पैकेट में डिवाइड हो गया। अब होगा क्या कि बी के पास जैसे ही एक पैकेट पहुंचेगा उस मैसेज से रिलेटेड, वैसे ही वहां पे एक टाइमर स्टार्ट हो जाएगा T1। अब T1 टाइम के अंदर उस मैसेज से रिलेटेड जितने भी पैकेट हैं, अगर सारे पैकेट पहुंच गए तब तो ठीक है, लेकिन सपोज कीजिए कि कोई दो पैकेट जो है वो T1 प्लस टी यानी T1 के बाद पहुंचे, तो उस केस में क्या होगा कि बी जो है वो सारे उस मैसेज से रिलेटेड जितने भी पैकेट है सारे पैकेट को डिस्कार्ड कर देगा और ए के पास कोड जीरो मैसेज कोड वन मैसेज सेंड करेगा, जिससे कि सोर्स को ये पता चलेगा कि पैकेट चूंकि विद इन टाइम डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाए सारे, जिसकी वजह से उसका मैसेज जो मैसेज है उसको डिस्कार्ड किया गया है। तो याद रखिएगा कोड जीरो में क्या डिफरेंस है और कोड वन में क्या डिफरेंस है, इसको हमेशा याद रखिएगा। पैरामीटर प्रॉब्लम, ये भी एक प्रॉब्लम थी, और पैरामीटर प्रॉब्लम में भी क्या था कि दो तरीके के कोड थे, कोड जीरो और कोड वन। पैरामीटर प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम होती है जिसमें जो पर्टिकुलर फ्रेम होता है, हर पैकेट का एक फ्रेम है ना,
तो अगर फ्रेम के अंदर कोई डाटा मिसिंग है तो उसको पैरामीटर प्रॉब्लम कहते हैं। ठीक है, तो अब याद रखिए कोड 0 वो कब जनरेट करता है, जब पर्टिकुलर फ्रेम के हेडर में, मैंने आपको बताया था फ्रेम में दो पार्ट होते हैं, एक हेडर का पार्ट होता है, एक पेलोड का पार्ट होता है। पेलोड जिसमें डाटा होता है, हेडर मतलब जिसमें इंफॉर्मेशन होती है, जिसके थ्रू वो डेस्टिनेशन तक पहुंचता है। तो अगर सपोज कीजिए कि पर्टिकुलर किसी फ्रेम के हेडर में प्रॉब्लम है, तो वहां पे आपको कोड 0 मैसेज जनरेट करेगा। और अगर पर्टिकुलर किसी मैसेज के पेलोड में या उसके नीचे वाले किसी अन्य फ्रेम पार्ट में अगर प्रॉब्लम है, तो वहां पे वो कोड 1 मैसेज जनरेट करेगा। ठीक है ना, रिक्वायर्ड पार्ट ऑफ द ऑप्शन इज मिसिंग, देन जनरेट कोड 1, एरर और एम्बिग्यूटी इन वन ऑफ द हेडर फील्ड, देन जनरेट कोड 0। तो इसको पैरामीटर प्रॉब्लम कहते हैं। और लास्ट जो मैंने आपको बताया था वो था रीडायरेक्शन प्रॉब्लम। तो रीडायरेक्शन की प्रॉब्लम मैंने आपको बताई थी कि सपोज कीजिए कि ए को बी तक मैसेज सेंड करना है। ठीक है ना, अब ए को अगर बी तक मैसेज सेंड करना है और हमें पता है कि सबसे अच्छा रूट क्या है, जो फिगर को देख के लग रहा है कि ए मैसेज R2 को जनरेट सेंड करे और R2 जो है फिर वो बी को मैसेज जनरेट करे। लेकिन सपोज करो कि अगर ए जो है वो R2 को मैसेज ना भेज के R1 को मैसेज सेंड कर दे रहा है। अब R1 ने जब राउटिंग टेबल चेक की तो उसको ये दिख रहा है कि R2 से पैकेट ज्यादा बेटर तरीके से डेस्टिनेशन तक जा सकता है। तो वो क्या करेगा कि R2 को पैकेट सेंड कर देगा और सोर्स के पास यानी कि ए के पास एक मैसेज जनरेट करेगा रीडायरेक्शन मैसेज का कि मैंने दूसरे पाथ के थ्रू मैसेज को डेस्टिनेशन तक सेंड कर दिया है और उसकी एक नोटिफिकेशन जो है वो आपको ये सोर्स को दे देगा। किसको दे देगा? सोर्स को। तो देखिए एक चीज मैं आप लोग को बता दे रहा हूं कि ये जो पांच टाइप के ये जो पांच टाइप के मैंने आपको बताए हैं, इसको आप लोग थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। क्यों? क्योंकि इसका रीजन ये है कि इन पांचों पे ऑब्जेक्टिव टाइप के काफी क्वेश्चन बन सकते हैं कि रिडायरेक्शन मैसेज किस केस में जनरेट किया जाता है, डेस्टिनेशन अनरीचेबल मैसेज किस केस में जनरेट किया जाता है, पैरामीटर प्रॉब्लम में कोड 1 का मतलब क्या होता है, या फिर टाइम एक्सीडेंट में कोड 0 का मतलब क्या होता है। तो अगर वो लिख के अगर वो आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन इससे काफी बन सकते हैं। तो ये अगर आपके माइंड में क्लियर होंगे तभी आप इस चीजों को सही तरीके से आप एक्सप्लेन कर पाएंगे या फिर सही ऑप्शन पे टिक कर पाएंगे। ठीक है, बहरहाल आज का जो हमारा टॉपिक था वो है आईसीएमपी में हमने अभी डिस्कस जो किया वो एरर रिपोर्टिंग के लिए किया। अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो आईसीएमपी के क्वेरी मैसेजेस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है ना, और क्वेरी मैसेजेस की बात करें तो दो टाइप के क्वेरी मैसेजेस जो हैं वो आईसीएमपी जनरेट करता है। अब आप देख लीजिए कि वो दो टाइप के क्वेरी मैसेजेस कौन कौन से हैं। ठीक है, हाँ, तो जैसा कि लिखा है इट इज यूज टू डायग्नोसिस सम नेटवर्क प्रॉब्लम, यानी कि क्वेरी मैसेजेस का यूज क्यों किया जाता है? नेटवर्क प्रॉब्लम को डायग्नोसिस करने के लिए या चेक करने के लिए हम क्वेरी मैसेजेस का यूज करते हैं। सबसे पहली चीज, तो पहला क्या है? ईचो रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई। ईचो रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई ये पहला क्वेरी मैसेज है। आइए देखते हैं इसमें क्या होता है। तो जैसा कि देखिए यहाँ लिखा है डिजाइन फॉर द डायग्नोस्टिक purpose, these messages are used to determine where two system can talk communication with each other। यानी कि मैंने आपको बताया था कि फिजिकल लेयर में क्या होता है कि हम सिस्टम को आपस में कनेक्ट करके उसके बाद से चेक करते हैं कि डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। तो कम्युनिकेट कर ये चेक करने के लिए हम जब तक डिवाइस को मैसेज नहीं भेजेंगे और वो डिवाइस आपको रिप्लाई नहीं भेजेगा तब तक आपको नहीं समझ में आएगा कि वो पर्टिकुलर मैसेज आप मतलब कि वो दोनों डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। तो यही है ईचो रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई। यानी कि सपोज कीजिए कि ये ए है एक सिस्टम, ये बी है एक सिस्टम, इन दोनों को केबल के थ्रू या वायरलेस मीडियम के थ्रू हमने आपस में कनेक्ट किया है। अब अगर हमें ये चेक करना है कि दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ए क्या करेगा? इसको एक ईचो रिक्वेस्ट मैसेज सेंड करेगा और बी क्या करेगा? ए को ईचो रिप्लाई मैसेज फॉरवर्ड करेगा। यानी ए का मैसेज अगर बी को मिल गया और बी का मैसेज अगर ए को मिल गया
तो उस केस में हम ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ये हम एश्योर हो जाते हैं कि हाँ दोनों डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं। नॉर्मली हम लोग दोस्तों पिंग का यूज करते हैं। पिंग हम लोग, मैंने आपको बताया था कि अगर हम पिंग लिख के आईपी लिखें और इंटर करें तो जिस भी सिस्टम है उससे रिप्लाई आने लगता है। अगर रिप्लाई आ रहा है तो मतलब सिस्टम से कम्युनिकेशन हो रहा है, और अगर रिप्लाई नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आपका सिस्टम से कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। ठीक है ना? तो सबसे पहली चीज याद रखिएगा कि आईसीएमपी के क्वेरी मैसेज क्या होते हैं, डायग्नोसिस के लिए यूज किए जाते हैं कि, या फिर कहें कि नेटवर्क को ट्रबल शूट करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो उसमें जो सबसे पहला है ईचो रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई। तो ईचो रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई का यूज किस लिए किया जाता है? ताकि सिस्टम आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसको आइडेंटिफाई किया जा सके। ठीक है? दूसरा जो बच्चों हमारा है, हाँ, दूसरा जो हमारा है टाइम आउट रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई, या टाइम टैम्प रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई। ठीक है ना? तो इसमें जैसा कि लिखा हुआ है, टू मशीन यूज द मैसेज टू डिटरमाइन राउंड ट्रिप टाइम, नीड फॉर आईपी डाटाग्राम टू ट्रेवल बिटवीन देम। यानी दो मशीन के बीच में अगर हमें राउंड ट्रिप टाइम को आइडेंटिफाई करना है तो हम वहां पे राउंड टाइम आउट रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई मैसेज का यूज करेंगे, जिसको हम टाइम टाइम रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई मैसेज भी कह रहे हैं। अब राउंड ट्रिप टाइम क्या होता है ये एक बार देख लीजिए। सपोज कीजिए कि ये एक सिस्टम है और ये एक सिस्टम है, तो राउंड ट्रिप टाइम किसे कहेंगे? अगर यहाँ से हम पैकेट सेंड कर रहे हैं तो इस पैकेट के यहाँ पे पहुंचने में, और प्लस इस पैकेट द्वारा एक्नॉलेजमेंट भेजने में, यानी जितना टाइम पैकेट को पहुंचने में लगेगा उतना ही टाइम इसको एक्नॉलेजमेंट भेजने में लगेगा कि सेंडर ये समझ सके कि हाँ पर्टिकुलर पैकेट आपका हमारा पहुंच गया है। तो इसी को राउंड ट्रिप टाइम कहते हैं कि यानी वो टाइम जो सेंडर से पैकेट को डेस्टिनेशन तक पहुंचा रहा है, और वो टाइम जिससे डेस्टिनेशन सेंडर को एक्नॉलेजमेंट भेज रहा है, इस टाइम को हम राउंड ट्रिप टाइम कहते हैं। और हमने पहले सेकेंड यूनिट में भी हमने टाइम टू लीव, राउंड ट्रिप टाइम, इसको कैलकुलेट करने का तरीका आपको बताया था, न्यूमेरिकल व्यूज पे कराया था मैंने। सेकेंड यूनिट में अगर आप लोग देखेंगे तो आपको दिखेगा। ठीक है? बहरहाल यहाँ पे भी एक फॉर्मूला है जिसके थ्रू हम राउंड ट्रिप टाइम को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो सेंडिंग टाइम क्या हो जाएगा? रिसीव माइनस ओरिजिनल टाइम। यानी कि अगर रिसीव करने में 10 मिनट लगा और 2 मिनट दूसरे मिनट पे हमने सेंड किया था, तो 10 में से 2 को घटाएंगे, यानी 8 मिनट लगा आपका सेंडिंग टाइम। ठीक है? उसके बाद से अगर हम बात करें रिसीविंग टाइम की, तो रिसीविंग टाइम यानी कि ये रिसीव सेंडर एंड के लिए है। तो रिटर्न यानी कि जैसे कि ये मैंने आपको बताया था ना, ये आपका सोर्स, ये आपका डेस्टिनेशन। तो मान लीजिए 2 मिनट पे, दूसरे मिनट पे इसने पैकेट को सेंड किया और 10वें मिनट पे यहाँ पे पैकेट पहुंचा, तो 10 में से 2 घटाएंगे तो 8 मिनट जो है ये आपका आ जाएगा सेंडिंग टाइम। 8 मिनट लगा। रिसीविंग टाइम मतलब इसने अगर 10 बज के 1 मिनट पे 11 मिनट पे सेंड किया एक्नॉलेजमेंट का पैकेट, और वो यहाँ पे पहुंचा कितना? 18वें मिनट में। ठीक है ना? या सपोज कीजिए किसी डिले विले की वजह से अगर ये 19 मिनट में पहुंचा, तो अब यहाँ पे क्या हो गया? ये आपका इसमें से अगर 19 में से अगर 11 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका? 8 या 9 जो भी बचे, 8 मिनट हम सपोज कर रहे हैं। तो राउंड ट्रिप टाइम क्या हो जाएगा? सेंडिंग प्लस रिसीविंग टाइम। यानी इस 8 और इस वाले टाइम को और इस वाले टाइम को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा राउंड ट्रिप टाइम आ जाएगा। तो जो टाइम आउट रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई मैसेज है वो किसके लिए यूज हो रहा है? राउंड ट्रिप टाइम को आइडेंटिफाई करने के लिए। और ईचो मैसेज क्यों जनरेट हो रहा है? ताकि हम ये आइडेंटिफाई कर सकें कि दो मशीन आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। ठीक है? इसके अलावा यहाँ पे राउंड ट्रिप टाइम के बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ है, जैसे कि देखिए आप देख लीजिए कि it is duration in millisecond it take for a network request to go from a starting point to a destination and back again
टू द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी जाने और आने में टोटल जो समय लग रहा है उसको हम राउंड ट्रिप टाइम कह रहे हैं। ठीक है, तो और एक चीज और है कि ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि while ICMP is not used regularly in the user application, it is used by network administrator to troubleshoot internet connection in diagnostic utility including ping and trace out। ping जो कमांड है इसके थ्रू हम अभी मैंने आपको बताया कि हम कम्युनिकेशन डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन को आइडेंटिफाई करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि ICMP जो है वो हमेशा हर जगह यूज नहीं किया जाता, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर उसको अपने हिसाब से यूज करता है नेटवर्क को ट्रबल शूट करने के लिए या किस टाइप का एरर है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। तो ये था आपका ICMP, होप सो आपको ये समझ में आया होगा।